यार इधर हाथ ऊपर नीचे जाएंगे, ये भी एक ठो है। पौधों की देखभाल में वन संरक्षण की विधियां निम्न हैं। यहाँ पर क्या लिखना है? पौधों या वनों के संरक्षण की विधियां निम्न है। पौधों की देखभाल यानी पौधों या वनों के संरक्षण की विधियां निम्न है। नंबर 1, पहला क्या विधि है? वनों की पोषणी, वनों की पोषणी सीमा तक कटाई। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन, दोहन माने, दोहन का मतलब क्या होता है? उपयोग करने, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन के दोहन की एक सीमा होती है, उसी सीमा को क्या कहते हैं? पोषणी सीमा कहते हैं, ठीक है। जितना हम उपयोग करें कि अगली वाली जनरेशन बची रहे, उसी को क्या कहेंगे? पोषणी सीमा कहा जाता है, ठीक है। इसी को जीवन आधारित सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन आधारित सीमा या पोषणी सीमा कहा जाता है। मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन की प्राकृतिक संसाधन की दोहन की एक सीमा, दोहन माने उपयोग करने की ना, दोहन की एक सीमा को पोषणी सीमा या आजीवधारी सीमा कहते हैं। सीमा को पोषणी सीमा या जीव आधारी सीमा कहते हैं। जीव आधारी सीमा कहते हैं। अब ये चीज़ें हमारे विवेक पर निर्भर करती हैं कि फला वस्तु को हम कितना बचाएं और कितना उपयोग करें। जो कि न्यू जनरेशन में, जैसे हम घर पे अनाज बोते हैं तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, और फिर हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम नया भी ले लेते हैं, उसका फिर बाद में उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुल खा के पता चला गेहूँ बोना है अक्टूबर में और जुलाई में कुल खा बेच उच के ख़त्म कर दें, तो अगली जनरेशन के लिए कहाँ से मिल पाएगा हमें ना।
तो हमको कितना लेना है उतना उपयोग करना है, उतना उपयोग कर लेंगे और शेष जो है नई जनरेशन के लिए बचा कर रख लेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, जीव आधारित सीमा या पोषणीय सीमा कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, वनाग्नि से सुरक्षा, यानी वनों में आग से सुरक्षा। नंबर 2, आग से सुरक्षा। ठीक, यानी वनों का आग से सुरक्षित रखना चाहिए। वनों को आग से सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, यानी वन में अगर आग लग जाएगा तो फिर बुझना पॉसिबल नहीं होता है। ड्रोन से ही वो बुझा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से बुझा सकते हैं, फिर ऊपर से पानी डालेंगे, लेकिन इतना घना जंगल होता है कि फिर हमारा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि हम उसको पहुंचा सके। अभी लास्ट ईयर में जो है अमेरिका के एक जंगल में आग लग गई थी, बहुत तेज़ी से जल रहा था, वो जो है बुझ नहीं पाया, फिर सब खराब जल के खाक हो गया, तब जाके वो बुझा है जो। वो अमेजन का जंगल है, अमेरिका में है, पड़ता है वो। हाँ, अमेजन के जंगल में था वो जो। नेक्स्ट नंबर, वनों को हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखना। वनों को हानिकारक वनों को हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखना, मतलब ये जंगल में जो पेड़ होते हैं उनमें हानिकारक कीट नहीं लगने चाहिए। अगर लगते हैं तो उसका दवाई का छिड़काव करा के उनको ख़त्म करेंगे तो हमारा जो पेड़ है वो क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। ये हम इस तरीके से 3 स्पेशल प्रोसेस अपना करके क्या करेंगे, वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। वनों का पोषणीय सीमा तक कटाई करके, आग से सुरक्षा करके, वनों को हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखकर वनों को सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है जंतुओं की देखभाल। जंतुओं की देखभाल। ठीक है। हम जंतु को देखभाल कैसे करेंगे, हमारे घर में जंतु होते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे जीव जंतु, जो हमारा जंतु होगा उसको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा कर रखना, सही पोषण प्रदान करना और समय समय पर उसका जो है रिप्रोडक्शन कराना ना। इस तरीके से हम अपने जंतुओं की देखभाल कर सकते हैं, मतलब सही न्यूट्रिशन, समय पर रिप्रोडक्शन और इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स यानी रोगों से सुरक्षित रख करके हम अपने जंतु की देखभाल कर सकते हैं। अगर हम कृषि फार्म डेयरी फार्म लगाते हैं तो ज़्यादा पशु पालते हैं, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म या सुअर पालन, ये सभी एक अलग कृषि का व्यवसाय है हमारे पास जो है। हम गाय पाल सकते हैं, हम भैंस पाल सकते हैं, हम मुर्गी पाल सकते हैं, हम ये सुअर पाल सकते हैं ना, बकरी पाल सकते हैं। बकरी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है, कम पैसे का व्यवसाय है। 20-25 हज़ार से शुरू कर देंगे आप अगर जो है, तो धीरे धीरे आप जो है अच्छा इनकम कमाएंगे 2-3-4 साल बाद जो है, तुरंत नहीं। जैसे आपके पास कोई काम नहीं निकल रहा है तो क्या करना है, 2-4 बकरी खरीद लीजिए और उसका बीमा करा लीजिए। बकरी मर भी जाती है तो पैसा बीमा वाला कंपनी दे देगा। जैसे आपका 25 हज़ार का बकरी है तो 2,500 साल का बीमा लगेगा, उससे आपका पशु जो है वो सुरक्षित, तो पैसा जब्त हो जाएगा। बीमा तो यही रूल है ना। बीमे का क्या रूल है भाई, अगर मरने के बाद पैसा मिलता है ना बीमे में, मतलब बीमा कराने का फ़ायदा यही कि अगर आपका जानवर जैसे 25 हज़ार का मर गया तो आप समझिए कि 25 डूब गया, अगर बीमा कराए तो आपको 25 मिल जाएगा। और नहीं मारा हर साल, हाँ वो 1 साल का ही बीमा है ना, इंश्योरेंस 1 साल का। 1 साल कराओ, 2 साल कराओ, वो आपके ऊपर होता है ड्यूरेशन टाइम।
हाँ, जैसे गाड़ियों का होता है, ह्यूमन का भी होता है, आदमी भी कराता है अपना बीमा जो है। तो इस तरीके से मतलब किसान को तो भाई ज़रूरी है, उसकी लागत लगती है। लेकिन सर जो बीमा खाता है उसको तो मिलता है ना वो वाला, क्या? जो आदमी का होता है वो तो हाँ, तो मिलता उसका है। नॉमिनी होता है ना, हाँ। वो दूसरे टाइप का बीमा है, उसमें किस्त इंस्टॉलमेंट जमा होती है, ज़्यादा अमाउंट जमा रहता है। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये तो एक सिंपल, जैसे हम लोग भी इंश्योरेंस 1 करोड़ का कराएं तो 600 रुपया महीना जाएगा। अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो कितना इंस्टॉलमेंट जाएगा? 600-650 रुपये मंथली जाएगा। अगर आप मर जाएंगे तो 1 करोड़ पाएंगे, नहीं तो 600 चला जाएगा। तो साल भर में 8000 रुपये है, तो ज़्यादा नहीं है ह्यूमन की लाइफ के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई यहाँ तो कोई दवाई नहीं खरीद पा रहा, बीमा कौन कराएगा? यार वो अपना आज ही नहीं सिक्योर कर पा रहा है, नेक्स्ट डे के लिए कौन परेशान है जो है। तो ये प्रॉब्लम्स है लोगों को, जिसके पास पैसा है वो करा के भी रखा है। सर इसको करवाते कैसे हैं? मतलब मैं ये समझ सब ऑनलाइन प्रोसेस है, आप बीमा कंपनी नहीं में। नहीं, हाँ जैसे इंसान का होता है ना हाँ जीवन हाँ। बीमा, जैसे 1 करोड़ का करना पड़ता है तो पूरा पैसा जमा करना पड़ता है ना। वो फिर 600 रुपये, 600 कुछ रुपए ऑनलाइन कटवा दीजिए बीमा कंपनी में। किस्त। हाँ, इंस्टॉलमेंट, मतलब हर मंथली कटेगा वो आपका, वो हर मंथली कटता रहेगा और वो आप सिक्योर रहेंगे। अगर कुछ होता है तो भाई मिलेगा, नहीं होता तो पैसा चला जाएगा बीमा कंपनी को। यही तो बीमा कंपनी का फ़ायदा है कि भाई सब थोड़ी मरते हैं। मतलब सर आप जब तक जिंदा है तब तक देना पड़ेगा ना। तभी तभी तो आपका बीमा है ना। बीमा का मतलब क्या है? जब तक जिंदा है पैसा जमा करते हैं तो कंपनी आपकी देखभाल करेगी, नहीं करते हैं तो आपका काम खत्म कर देगी वो जो है। ये बीमा होता है। ऐसे एनिमल का भी बीमा करा सर सकते जैसे हैं। अगर जैसे एक्सीडेंट ना हुआ, अगर वैसे ही मर जाता तब भी मिलेगा क्लेम? नेचुरल डेथ का नहीं, नेचुरल डेथ का अलग बीमा होता है और एक्सीडेंटल का अलग होता है और पूरे का बीमा अलग होता है। किसी तरीके से मर जाएंगे तो मिल ही जाएगा 60 साल के अंदर आपको जो। तो उसके भी कई क्राइटेरिया है बीमा का भी। और एजेंट आपको बेवकूफ़ बना के पैसे जमा कर दें कि मरने के बाद बोले भैया इसमें थोड़ी किए थे, हम तो दूसरे में किए थे, आप इस तरीके से मर गए तो हमारा कौन सा देखभाल। ये भी करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते, ज़्यादातर एजेंट ज़्यादातर खुद ही ऐसे करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, एजेंट बना जाते हैं, घूमते रहते हैं लेकर बैग जो है। अंत में पता चला हम तो इसमें किया नहीं, इसमें किया, आपका पैसा ये डूब गया जो है। तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन आप उसकी क्राइटेरिया को हिंदी से, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से पढ़ के फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे एनिमल केस में भी है। अपने जंतु का देखभाल करने के लिए आप बीमा करा सकते हैं। ठीक है, ये देखभाल बीमा कराना है, सही समय पर रिप्रोडक्शन कराना है और अच्छा पोषण देना है, रोगों से सुरक्षित रखना है, तो हम जंतु का इस प्रकार से देखभाल कर लेंगे अपने। नेक्स्ट हेडिंग जैव विविधता, इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी। चलो, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं, जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की
प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, बहुलता माने अधिकता। हाँ, मतलब एक ही एरियाज में जो है, एक प्रदेश में, जैसे टुंड्रा प्रदेश नाम सुना है ना, 7 एरियाज ना, शीतोष्ण वन ना, समशीतोष्ण वन। तो वो जो एरिया में कौन कौन से जंतु, कौन कौन सी वनस्पतियाँ अलग अलग किस्म के पाई जाएंगी ना, कुछ जंतु हैं, कुछ वनस्पतियाँ हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, तो इस तरीके से सब एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे ये हमारा क्लाइमेट है, ये हमारा कॉलेज है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब भी हैं, प्रबंधक जी भी हैं, चपरासी भी हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, बाबू लोग भी हैं ना, और कुछ इलेक्ट्रीशियन भी आएगा, ये बनाने बिगाड़ने वाला भी आता रहता है। तो सब हैं आदमी ही, लेकिन सारे लोगों का काम अलग अलग है। उसी को क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ना। कुत्ते उत्ते भी चले आते हैं, कभी कभी गेट खुला रहता है तो वो भी सम्मिलित हैं। कीड़े मकोड़े तो हैं ही, जो है यहाँ जो दिख रहे हैं, कुछ कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो सब आ जाते हैं ना। वही बोला, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली सही लिखा, तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। अरे नीचे भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, क्यों ना, थोड़ा लिख दिया, कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो जैव विविधता है, इसे बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ह्यूमन बॉडी का है। अगर हम उसको बचा कर रखेंगे तो हम फायदा लेंगे, हम उसको नष्ट करते जाएंगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा, फिर हमारी जनरेशन उसको देखना है। जैसे हम हाथी को रोज़ एक रिवाल्वर लेके मारते जाएं, रिवाल्वर तो असर ना करेगा उसके ऊपर। अगर हम एक राइफल ले लें और रोज़ एक एक हाथी मारते जाएं जंगल में जा कर के, तो हाथी खत्म हो जाएगा, हमारे आने वाली जनरेशन हाथी देख पाएगा क्या। इसलिए उसको हमें बचाना है, हमें टाइगर बचाना है, हमें लायन बचाना है, हमें जो है टिग्रिस बचाना है। जो जंगली जीव हैं, हमें पेड़ पौधों की प्रजाति को बचाना है। तो हम कैसे बचा सकते हैं, यानी जैव विविधता में जो जीव हैं उसके हम कैसे बचा सकते हैं, उसके बचाने का कौन कौन सा कारण है। तो पहले तो जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, ये नष्ट कैसे हो रहा है ना। जैव विविधता की क्षति के कारण जैव विविधता की क्षति के कारण पहला नंबर, बढ़ता उत्पाद एवं उपभोक्ता का बदलता स्वरूप। हाँ, ठीक है। अब उत्पाद जो बढ़ रहा है, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, तो उत्पाद में क्या क्या आ सकता है, हमारा भोजन, ईंधन ना, भोजन, चारा, औषधि ना,
की डिमांड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनकी भी आवश्यकता बढ़ गई है ना। अब इनकी आवश्यकता बढ़ गई तो हम किसी न किसी तरीके तो प्रकृति में कुछ न कुछ इंटरफियर करेंगे। हमको ज़्यादा खेती करना है तो वन को काटेंगे, तालाब सुखवाएंगे, मिट्टी से डाल के उसको लेवल करेंगे। तो अगर एक तालाब सुखवाया तो वहाँ की प्रकृति क्या हो, नष्ट करेंगे। वन को काटेंगे, वहाँ प्रकृति नष्ट करेंगे ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए जैव विविधता को लॉस करते हैं हम जो है। अगर हमको भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, जंगल को ही तो नष्ट करेंगे, तभी तो हमको मिल पाएगा ना चीज़ें जो है। और दूसरा क्या है, जैव संसाधनों का अतिदोहन। जब ये चाहिए हमें तो कैसे चाहिए, जो जैव संसाधन हैं उसका क्या करेंगे, हम अधिक उपयोग करेंगे। जैव संसाधनों का अति दोहन। अब यहाँ उपभोक्ताओं का बदलता स्वरूप है, तो क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, घर चाहिए, सड़क चाहिए ना। वही पेट्रोल डीजल जो होता है हमारा, पेट्रोल ना, डीजल, पेट्रोल डीजल की सर ये सब चीज़ें खनन में आती हैं। हाँ पेट्रोल डीजल खोज की गतिविधियों में वृद्धि। जी जी ठीक है। कोयला भी, हाँ इसमें क्या लिख देंगे, यही लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, ज़मीन के अंदर से निकलेंगी। और भाई ज़्यादा गाड़ी चल रही है तो ज़्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए ना हमें, तो ज़मीन के नीचे से निकालेंगे, जहाँ से निकालेंगे वहाँ तो जगह बनेगी ही। और जब जगह बनेगी तो पृथ्वी में हलचल पैदा होगा, भूकंप आएगा, पृथ्वी की प्लेट खिसकेगी, वो भी हमें नुकसान करेगा ना। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के या कोयला खान निकाले, खान से बना रहे हैं। अभी जो पेट्रोलियम के कुएं हैं वहाँ से तो पेट्रोलियम निकाला जा रहा है ना, कोयले की खान से कोयला निकाला जा रहा है। सब निकाला जा रहा है, नए भी बन रहे हैं। वो तो जैविक प्रक्रिया, वो बनते रहते हैं। वो अभी दबे हुए हैं नीचे ना पेड़ पौधे, वो धीरे धीरे सब अपना कन्वर्ट हो रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है लॉन्ग टर्म। अभी नहीं मिलेगा, जब बदल जाएगा तब सर्चिंग के द्वारा पता चलेगा यहाँ पेट्रोल का बड़ा भंडार मिले, यहाँ कोयला मिल रहा है, यहाँ मैग्नेटाइट मिल रहा है, यहाँ हेमाटाइट मिल रहा है। सारे खनिज तो ज़मीन के अंदर ही निकलेंगे ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब करने के बाद क्या होता है, प्रकृति में क्या हो जाता है, असंतुलन आ जाता है। प्राकृतिक असंतुलन, ठीक है। जब प्रकृति में असंतुलन आ जाएगा तो प्रजातियों के अस्तित्व को क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे ना। जी एक मिनट, वो ये पेंसिल उधर चला जा रहा, उसका प्रॉब्लम है।
और जीव क्या हो जाएगा, वो विलुप्त होने की कगार पर चला जाएगा ना। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या करना है, बचा के रखना है। अगर हम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को बचाएंगे, अब हम इतना न गाड़ी चलाएं कि जो है आने वाली जनरेशन पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं चला पाए, समझ रहे ना। हमें आवश्यकता पे अपनी गाड़ी को चलाना है। ये नहीं कि हर जहाँ जाए मोटरसाइकिल से जाएं। बाजार भी जाना हो, टॉयलेट भी जाना हो, घूमने भी जाना हो। अभी तो कुछ लोग घर में टॉयलेट बनवा लिए हैं, मतलब 60-70। नहीं तो पहले जब 1-8 किलोमीटर जाना पड़ता था, लोग लेके एक बोतल पानी चल देते थे अपने घूमने, इसी बहाने गाड़ी से जो है ज़्यादा आराम वाले लोग जो है ना। तो ये सब चीज़ों को बचा के रखना है। जब प्राकृतिक संसाधन को बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन उसका लाभ ले पाएगी। नहीं ले पाएगी, जब रहेगा ही नहीं तो ले क्या पाएगा। जैसे अब आप अगर प्रकृति में डायनासोर होता तो हम लोग भी मज़ा लेते देख करके। हाँ, अब वो विलुप्त हो गया तो हमारे कौन काम का है। बताता है भैया 60 फीट लंबा था, 50-60 फीट भारी भरकम शरीर का जीव था, लेकिन आज वो दिख ही नहीं रहा है। तो हमारे किसी काम का है वो नहीं है, तो काम खत्म हो गया, खतरा वो खत्म हो गया। फिर ऐसे ही हमें अपने जो जीव हैं उनको क्या करना है, बचा के रखना है। उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता का संरक्षण या जैव विविधता से हानि जो है, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल बना लीजिए, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य ना। तो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, कॉर्बेट अभयारण्य पहला, जिम कॉर्बेट अभयारण्य, ठीक है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य ये कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये पहला वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तराखंड राज्य में, पहले यूपी में ही था, अभी 2001 से ये उत्तराखंड में चला गया है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे बंदर, लोमड़ी, बाघ, हिरण, सांभर आदि, ठीक है। दूसरा है बदंतगल, सर ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ है? ये वाला उत्तराखंड में। मोस्टली नैनीताल, ठीक। यह अभयारण्य चेन्नई के पास एक झील में स्थित है। यह अभयारण्य चेन्नई के पास एक झील में स्थित है ना।
चेन्नई में एक झील के पास स्थित है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पक्षियों का। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? पक्षी। उन्हें का सिक्योर किया गया है, सुरक्षित किया गया है। नंबर 3 काजीरंगा। दिस इज आसाम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आसाम में। ठीक है, शिव सागर एक जिला है वहाँ पे। पाया जाता है। ठीक है, मुडुमलाई। जीव कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। मानस अभयारण्य। ये भी आसाम में पाया जाता है। नेक्स्ट, गिर अभयारण्य। गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। केवलादेव घाना अभयारण्य। ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, बांदीपुर। यह कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये प्रमुख अभयारण्य हैं भारत के, जैसे जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड नैनीताल में पाया जाता है। दंथल अभयारण्य, यह अभयारण्य चेन्नई के पास एवं एक झील के पास है। एक झील के पास स्थित है। काजीरंगा अभयारण्य आसाम में शिवसागर जिले में पाया जाता है। मुडुमलाई नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है।
ना। मानस अभयारण्य असम में पाया जाता है, गिर अभयारण्य गुजरात में पाया जाता है, केवलादेव घाना अभयारण्य राजस्थान में पाया जाता है और बांदीपुर अभयारण्य, यह अभयारण्य कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। ठीक, बस ये